Hello students, welcome to Shri Kanya Academy. Here I am Deepika Jain standing in front of you as your business studies educator. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो अच्छे ही होंगे। आज एक और नया टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, भूमंडलीय उपक्रम या मल्टीनेशनल कंपनीज। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था सार्वजनिक उद्योगों के बारे में कि सार्वजनिक उद्योग क्या होते हैं, सार्वजनिक उद्योगों को क्यों बनाया जाता है, सार्वजनिक उद्योगों के क्या प्रकार होते हैं। उसके बाद में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ा था, वो था सार्वजनिक उद्योगों के संबंध में औद्योगिक नीति। औद्योगिक नीति 1956 और औद्योगिक नीति 1991 कि औद्योगिक नीति 1956 में क्या क्या चीजें थी और 1991 में उनमें क्या क्या परिवर्तन किए गए, क्यों सार्वजनिक उपक्रम विफल हुए, क्यों प्राइवेटाइजेशन को लाया गया। और 1991 की नीति में एक और टॉपिक निकल कर आया था हमारे सामने, निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण। कि 1991 की औद्योगिक नीति ने भारत के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया। भारत की औद्योगिक नीति ने 3 तत्वों को अपने अंदर सम्मिलित किया, जो थे निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण के लिए जो कार्य किए गए, उसमें जो टॉपिक आया वो था भूमंडलीय उपकरणों की स्थापना करना, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना करना, मल्टीनेशनल कंपनीज। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज के टाइम में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के अंदर इन एमएनसीज का, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो भूमंडलीय उपकरणों को बहुराष्ट्रीय उपक्रम या बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी कहा जाता है। आज की अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो आज की अर्थव्यवस्था में इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे देश की आर्थिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां दुनिया के अधिकांश विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए सामान्य विशेषता बन चुकी हैं। जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं विकासशील हैं, उनके लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां अत्यधिक महत्वपूर्ण होती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक विशाल निगम होती है जिनका कारोबार अनेक देशों में फैला हुआ होता है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मतलब बहुराष्ट्रीय, जो बहुत सारे राष्ट्रों के अंदर अपने कार्य का संचालन कर रही हैं। यानी अब व्यापार ने देश की सीमाओं को पार कर दिया है। अब व्यवसाय सिर्फ एक देश की सीमा के अंदर नहीं किया जा रहा, देश की सीमाओं के बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है। तो सरल शब्दों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मतलब वो कंपनियां जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करती हैं, जिनका कारोबार अनेक देशों में फैला हुआ है, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के क्या विशेषताएं होंगी? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सबसे बड़ी विशेषता होती है इनका विशाल आकार। इनका जो साइज है वो बहुत बड़ा होता है। उत्पादों की बड़ी संख्या, उन्नत तकनीकें, विपणन की रणनीतियां एवं पूरे विश्व में फैलाव। जो एमएनसीज होती हैं उनका साइज बहुत बड़ा होता है, उनके पास पूंजीगत संसाधन अत्यधिक मात्रा में होते हैं। इनके द्वारा जो प्रोडक्शन किया जाता है वो भी लार्ज स्केल पर किया जाता है, बड़ी संख्या में किया जाता है। उन्नत तकनीकें, क्या आप किसी एमएनसी को जानते हो? कोई ऐसा भूमंडलीय उपकरण या ऐसी कोई बहुराष्ट्रीय कंपनियां? तो हम जब परिभाषा पढ़ रहे हैं तो हमें शायद ये चीज समझ में नहीं आए, पर आज हम जितने भी प्रोडक्ट को यूज करते हैं ना, वो सब एमएनसीज हैं। कोको कोला, पेप्सी, मैकडोनाल्ड, ओप्पो, वीवो,
ये सब बड़ी बड़ी एमएनसीज है, ये सब बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जिनका कारोबार एक देश में नहीं फैलकर अन्य देशों में फैला जा रहा है। तो आज हम जितने भी प्रोडक्ट यूज करते हैं ना अपनी डेली रूटीन की लाइफ में, डे टू डे, वो सारे के सारे प्रोडक्ट एमएनसीओ के द्वारा ही बनाए जाते हैं। अधिकतर हम विदेशी उत्पादों को ही यूज कर रहे हैं। अधिकतर हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा उत्पादित उत्पादों का ही उपयोग करते हैं। अभी मैंने आपको बहुत सारे ब्रांड के नेम दिए, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, ये सब क्या है? ये सब बड़ी बड़ी एमएनसीज के प्रोडक्ट हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों की यही विशेषता है कि वो अपना कारोबार एक देश में नहीं करके अन्य देशों में कर रही है। उनका फैलाव अन्य देशों तक है। वो बड़ी संख्या में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इस प्रकार से भूमंडलीय उपकरण में वे विशाल औद्योगिक संगठन हैं जिनका औद्योगिक एवं विपणन की क्रियाएं उनकी शाखाओं के तंत्र के माध्यम से अनेक देशों में फैली हुई है। भूमंडलीय उपकरण क्या है? वो औद्योगिक संगठन होते हैं जिनका औद्योगिक और विपणन की क्रियाएं अनेक शाखाओं एवं तंत्रों में फैली हुई है। तो भूमंडलीय उपकरण यानी एमएनसीज को सरल शब्दों में अगर हम वापस से परिभाषित करना चाहें तो एमएनसीज वो होती हैं जो एक देश में व्यापार ना करके अनेक देशों में कर रही हैं, जिनका विशाल आकार है और उत्पाद बड़ी संख्या में उत्पादित किए जाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में अगर हम भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुराष्ट्रीय कंपनियां महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, क्योंकि इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों से भारत को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है और भारतीय उपभोक्ता बाजार का कम से कम 80% हिस्सा इन्हीं बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने ले रखा है। आज हम हमारे सामान्य दिनचर्या की बात करें, दैनिक प्रक्रिया की बात करें तो हम जितने उत्पादों का उपयोग कर रहे हैं अधिकतर वो सभी उत्पाद इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा ही उत्पादित होते हैं। यहाँ तक कि अगर हम मार्केट जा रहे हैं, हम खाने के लिए अच्छी रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं तो आजकल उनकी फ्रेंचाइजी भी इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों की ही देन है। आप मैकडॉनल्ड जाते हैं, आप पिज्जा हट जाते हैं, ये सारी फॉरेन की कंपनीज हैं जो इंडिया में भी अपना व्यापार कर रही हैं। ये सब मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। तो भूमंडलीय उपकरण भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनते जा रहे हैं। ये भारतीय औद्योगिक विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। अगर हम भूमंडलीय उपकरणों की विशेषताओं की बात करें तो भूमंडलीय उपकरण की जो सबसे बड़ी विशेषता और सबसे पहली विशेषता है वो है पूंजीगत संसाधन। विशाल मात्रा में इनके पास पूंजीगत संसाधन उपलब्ध होते हैं। हमने जब पहले व्यवसायिक संगठनों के बारे में पढ़ा था तो कई बार हमारे सामने एक समस्या निकल कर आती थी, सीमित संसाधन। सीमित संसाधन का मतलब उनके पास में पूंजी का अभाव होता था, जबकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सबसे बड़ी विशेषता है कि इनके पूंजी का संसाधन विशालतम होते हैं। इनके पास में भारी मात्रा में पूंजी होती है। ये विभिन्न स्रोतों से वित्त जुटा सकते हैं। वे जनता को समता अंश, ऋण पत्र एवं बॉन्ड जारी कर सकते हैं। वित्तीय संसाधनों एवं बैंकों से ऋण लेने की स्थिति में होते हैं। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंटरनेशनल बैंकों से भी ऋण ले सकते हैं। पूंजी बाजार में इनकी साख बहुत अच्छी होती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जब एक देश की सीमाओं को पार करके अन्य देशों में व्यवसाय करने लगती हैं, ऐसी स्थिति में जनता का इन पर विश्वास बढ़ने लगता है और ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति इनके अंशों का क्रय करना चाहता है, इनके ऋण पत्रों को प्राप्त करना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में इनको बहुत सरलता से पूंजीगत संसाधन
प्राप्त हो जाते हैं। कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या इंटरनेशनल बैंक इनको ऋण यानी लोन देने के लिए रेडी रहता है। क्यों? क्योंकि इनको पता होता है कि एमएनसीज लाभ कमाएंगी और हमें हमारा ऋण वापस प्राप्त हो जाएगा, यानी हम ऋणों को सरलतापूर्वक पुनः प्राप्त कर पाएंगे। मार्केट में इनकी क्रेडिट कैपेसिटी या गुडविल बहुत ज़्यादा होती है, जिस कारण से इन्हें सरलतापूर्वक ऋण प्राप्त हो जाता है। निवेशकों को इन पर विश्वास होता है। निवेशक इन व्यवसायों में अपनी पूंजी निवेश करने के लिए इच्छुक होते हैं, इसलिए इन्हें कम ब्याज दरों पर ऋण भी उपलब्ध हो जाते हैं। तो इनकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि विशाल पूंजीगत संसाधन, ये बहुत सरलता पूर्वक ऋणों को प्राप्त कर लेते हैं या पूंजीगत संसाधन के लिए पूंजी जुटा लेते हैं। इन्हें अपने समता अंशों का विक्रय करने के लिए भी अत्यधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी दूसरी मुख्य विशेषता है विदेशी सहयोग। क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करती हैं, उनका व्यवसाय अनेक राष्ट्रों में होता है, इसलिए उन्हें अन्य देशों से भी विदेशी सहायता बहुत सरलतापूर्वक प्राप्त हो जाती है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां सामान्यतः तकनीकी के विक्रय, अंतिम उत्पादों के लिए ब्रांड के नाम का उपयोग तथा उत्पादन के लिए भारतीय कंपनियों से करार कर लेती है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा क्या बनाती हैं? ब्रांड बनाती है। ये जो ब्रांड वर्ड है, इसका मतलब लोगों को उस प्रोडक्ट की इमेज क्रिएट करना उनके दिमाग में। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां सामान्यतः अपनी तकनीकों के लिए, अपने उत्पादों के विक्रय के लिए या उत्पादन करने के लिए क्या करती हैं? भारतीय कंपनियों के साथ करार कर लेती। करार करने का मतलब उनका कुछ कार्य इंडियन कंपनियों के द्वारा किया जाता है। विदेशी सहयोग प्राप्त करने के लिए ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां सार्वजनिक एवं निजी कंपनियों के साथ भी सहयोग करती हैं। एमएनसीज पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी या पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों की कंपनियों के साथ करार कर सकती है, यानी कि समझौता कर लेती हैं। तो विदेशी सहयोग कैसे प्राप्त होता है? विदेशी सहयोग प्राप्त करने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो अन्य देशों की कंपनियां होती हैं, जैसे कि अगर कोई फॉरेन की कंपनी, कोई विदेशी कंपनी भारत में आती है, तो वो भारतीय कंपनियों के साथ ये करार कर सकती है कि वो हमारे लिए वस्तुओं का उत्पादन करें, वो हमारे ब्रांड के नाम का उपयोग करें, जिसको हम कहते हैं फ्रेंचाइजी ले लें। तो ऐसी कंपनियां सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों में ही करार कर सकती हैं। इससे फायदा क्या होता है? इससे दो फायदे होते हैं। पहला, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का व्यापार बढ़ता है, और दूसरा, जो छोटी घरेलू कंपनियां होती हैं, जो भारतीय कंपनियां होती हैं, उन्हें उत्पादन करने के लिए कार्य प्राप्त होता है। तो बहुराष्ट्रीय समझौतों से दोनों देश की कंपनियों को फायदा होता है। जिनके पास कारोबार करने के लिए नहीं होता है, उन्हें नया कारोबार मिल जाता है, और इसके विपरीत बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए और क्षेत्र मिल जाते हैं। ये अपने नाम का उपयोग करने का भी अधिकार देते हैं, जिसको हम फ्रेंचाइजी कहते हैं। जहां पर हम किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी के सिर्फ नाम यानी कि ब्रांड का उपयोग करते हैं, तो ऐसी स्थिति में इन्हें अन्य देशों से विदेशी सहायता या सहयोग भी प्राप्त होता है। उन्नत तकनीकें। बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन व्यावसायिक इकाइयों के पास उत्पादन की श्रेष्ठ तकनीक है, अतः वे अंतर्राष्ट्रीय मानदंड एवं निर्धारित गुणवत्ता को प्राप्त कर सकते हैं। जब इसकी हमने पहली विशेषता पढ़ी थी, तो पहली विशेषता इसकी क्या थी? इसकी पहली विशेषता थी अत्यधिक विशाल
पूंजीगत संसाधन। और किसी भी व्यवसाय के विकास के लिए पूंजीगत संसाधनों का होना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि जब उनके पास अत्यधिक पूंजीगत संसाधन होते हैं तो वे नवीनतम तकनीकों का क्रय कर पाते हैं, नवीन मशीनरी और संयंत्र का क्रय कर पाते हैं, नए नए आविष्कार किए जाते हैं। तो जब इनके पास पर्याप्त मात्रा में पूंजीगत संसाधन उपलब्ध होते हैं तो ये नए नए आविष्कार की ओर अग्रसर होते हैं। ये ऐसी तकनीकों का उत्पादन करते हैं, ये ऐसी तकनीकों का उपयोग करते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हो, जिनकी गुणवत्ता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुनिश्चित की जा चुकी हो। इससे उस देश का औद्योगिक विकास को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जिस देश का व्यवसाय सबसे ज़्यादा होगा उस देश का औद्योगिक विकास अपने आप हो जाएगा। उस देश में कभी पूंजी की कमी नहीं होगी, उस देश की अर्थव्यवस्था कभी भी डगमगाएगी नहीं। तो प्रत्येक देश ये चाहता है कि उसके यहाँ औद्योगिक विकास को तीव्र गति प्रदान हो। इसके लिए नए नए आविष्कार और अनुसंधान के लिए भारी धनराशि का व्यय किया जाता है। तो जो उन्नत तकनीकें हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस कदम की ओर एक श्रेष्ठतम संस्थान है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास पर्याप्त धनराशि होती है, इसके लिए वो नई नई तकनीकों का उपयोग करके श्रेष्ठ गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, नित्य नए आविष्कार करते हैं, जिससे देश का विकास और अधिक होता है। इसकी अगली जो विशेषता होती है वो है उत्पादन में नवीनता। अभी हाल मैंने आपको बताया कि एमएनसीज नए नए आविष्कार और शोध और संस्थान करती रहती है, शोध और अनुसंधान में और अधिकतम धनराशि का व्यय करती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें नए नए उत्पादों का जन्म होता है। इन उपकरणों की एक और विशेषता है इनके उच्च आधुनिक अनुसंधान एवं विकास विभाग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो नए उत्पादों के विकास, वर्तमान उत्पादों की बेहतर डिजाइन बनाने के कार्य में जुटे रहते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य क्या है? नित्य नए उत्पादों को विकसित करना। उदाहरण के लिए हम अगर पुराने समय की बात करें तो टेलीफोन होता था, जहां वायर के थ्रू लाइंस कनेक्शन होती थी और जहां से हम बात करते थे। धीरे धीरे क्या आया? वायरलेस मोबाइल्स। उसके भी बाद हमने कभी ये नहीं सोचा था कि हम कभी कैमरे को अपने मोबाइल के अंदर भी देख सकते हैं, यानी कि फोटो खींचने के लिए मोबाइल फोन का भी उपयोग किया जा सकता है। आज वो भी पॉसिबल हो गया है। तो हर दिन ये एमएनसीज इस तरीके के नए नए शोध और संस्थान करके ऐसे उत्पादों को जन्म देती हैं जो उपभोक्ता के लिए आवश्यक होते हैं। तो शोध और अनुसंधान करना बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एक बहुत बड़ा विशेषता है। उत्पादों की और जो अभी उत्पाद चल रहे हैं उनकी डिजाइन को और हम किस तरीके से अच्छा बना सकते हैं, ये भी उनकी बहुत बड़ी विशेषता होती है। दिन प्रतिदिन अपने उत्पादों के अंदर वो परिवर्तन करते रहते हैं, नई नई तकनीकों का विकास करते रहते हैं। पहले एक कैमरे का फोन आया, फिर 2 कैमरे का, 4 कैमरे का, हो सकता है इन फ्यूचर हम 10-10 कैमरों के फोन भी देखें। तो ये सारी चीजें कौन कर रही है? एमएनसीज करती हैं, ताकि वो अपने उत्पाद को इतना बेहतर बना सकें, उपभोक्ता को अत्यधिक संतुष्ट कर सकें। गुणवत्ता अनुसंधान के लिए भारी निवेश की आवश्यकता होती है, जो केवल कौन वहन कर सकते हैं? वैश्विक उपक्रम ही वहन कर सकते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां ही इस तरीके के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सहायता प्रदान कर सकती। इसीलिए आज भी बाजार के अंदर अत्यधिक जो भी उत्पाद बिक रहे हैं वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा ही उत्पादित हैं। जितने भी पॉपुलर ब्रांड का हम यूज करते हैं वो सारी एमएनसीज हैं। हमारी डे टू डे लाइफ में हम जितने भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं,
चाहे वो कॉस्मेटिक्स हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल का सेक्टर हो, चाहे वो फूड सेक्टर हो, वहाँ हम जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हैं वो सब एमएनसी के द्वारा ही प्रोड्यूस्ड होते हैं। बड़े बड़े जो कॉस्मेटिक के ब्रांड्स हैं, चाहे लैक्मे, मेबलिन, ये सारी बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं। कोको कोला, पेप्सी, मैकडोनाल्ड, ओप्पो, वीवो, ये सब बड़े बड़ी एमएनसीज हैं जो प्रोडक्ट्स को कस्टमर के लिए बना रही है, उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं का निर्माण करती हैं। और इन्हीं बड़ी एमएनसीज की बात में इतने फंड्स यानी कि इतनी पूंजी होती है कि ये अनुसंधान या आविष्कार करते हैं, ये नित्य नई तकनीकों को विकसित करने का कार्य कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें बाजार में नए उत्पाद प्राप्त होते हैं। बाजार क्षेत्र का विस्तार। अब यहाँ हमने पढ़ा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां वो कंपनियां होती हैं जो अनेक राष्ट्रों के अंदर अपना व्यापार कर रही हैं, जो अनेक क्षेत्रों में अपना व्यवसाय कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप इनके बाजार क्षेत्र का विस्तार होता है। इनकी व्यवसायिक क्रियाएं अपने देश की भौतिक सीमाओं के पार होती हैं। इनकी अंतर्राष्ट्रीय छवि का निर्माण होता है, इनकी विपणन की सीमा का विस्तार होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मतलब यही है जिन्होंने अपनी देश की सीमाओं को पार करके व्यवसाय करना प्रारंभ कर दिया है, यानी वो अपने शहर, अपने राज्य और अपने देश की सीमाओं के बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि अन्य देशों में व्यवसाय कर रही हैं। ऐसी स्थिति में वो जिस भी देश में जाकर अपना व्यवसाय प्रारंभ करती हैं, उनका बाजार क्षेत्र उतना ही विस्तृत हो जाता है। उनकी मार्केटिंग की जो स्ट्रेटेजीज होती है, विपणन की जो सीमाएं होती हैं, वो विस्तृत होती चली जाती हैं। तो जब हमने एमएनसीज को पढ़ा, एमएनसीज के साथ ही साथ एक और उपक्रम है जो बहुत पॉपुलर हो रहे हैं अभी है, वो है संयुक्त उपक्रम या ज्वाइंट वेंचर्स। बहुराष्ट्रीय कंपनियां और संयुक्त उपक्रमों को कई बार लोग एक ही समझ लेते हैं, पर इन दोनों में बहुत भिन्नताएं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो अनेक राज्यों में अपना व्यापार कर रही हैं, जबकि संयुक्त उपक्रम वे उपक्रम जो दो या दो से अधिक उपक्रम बनकर मिलकर बने हैं। तो ये संगठन कैसे होते? संयुक्त यानी जो दो उपक्रम आपस में गठित होकर के किसी व्यवसाय को करते हैं। ये संगठन निजी, सरकारी या विदेशी कंपनी हो सकते हैं। संयुक्त उपक्रम कौन हो सकता है? कोई निजी या सरकारी या विदेशी कंपनी। जब दो इकाइयां समान उद्देश्य एवं पारस्परिक लाभ को इकट्ठा होना तय करती हैं, तो इसे संयुक्त उपक्रम कहा जाता है। तो संयुक्त उपक्रम क्या होता है? जब दो समान इकाइयां समान उद्देश्य और पारस्परिक लाभों को प्राप्त करने के लिए इकट्ठा होती हैं। ये साझेदारी नहीं है या कंपनी नहीं है। साझेदारी या कंपनी क्या थी? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिल रहे थे। यहाँ व्यक्तियों का मिलन नहीं है, यहाँ दो या दो से अधिक उद्योग है कि जब दो या दो से अधिक औद्योगिक इकाइयां किसी समान उद्देश्य या पारस्परिक लाभ के लिए इकट्ठा होना तय करती हैं, तो उसको संयुक्त उपक्रम कहा जाता है। किसी आकार की इकाई लंबी अवधि या फिर किसी लघु अवधि की परियोजनाओं में भागीदारी को सुदृढ़ करने के लिए भी संयुक्त उपक्रमों को स्थापित किया जा सकता है। संयुक्त उपक्रम शॉर्ट टर्म पीरियड या लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए स्टैब्लिश्ड हो सकते हैं। कई बार कोई दो उद्योग किसी एक उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए भी साथ आते हैं। जिस दिन वो उद्देश्य पूरा हो जाता है, उस दिन वो संयुक्त उपक्रम वापस से अलग भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि संयुक्त उपक्रम यदि एक बार जुड़ गए, यानी दो व्यवसायों ने
एक साथ कार्य करना प्रारंभ कर दिया तो वो बाद में अलग नहीं हो सकते। कई बार वो किसी प्रोजेक्ट में, किसी परियोजना में भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए भी जुड़ते हैं। संयुक्त उपक्रम के पक्षों की आवश्यकताओं को लोचपूर्ण हो सकती है। इनकी आवश्यकताओं को संयुक्त उपक्रम करार से स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए ताकि कोई मतभेद नहीं हो सके। जब भी कोई दो उपक्रम साथ में संयुक्त रूप से कार्य करना चाहते हैं तो सबसे पहले इनका जो करार होगा वो लिखित रूप में किया जाना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार का इनमें कोई मतभेद ना हो। मतभेद होने की स्थिति में संयुक्त उपक्रम ज्यादा समय तक नहीं चल पाते हैं। तो संयुक्त उपक्रम की परिभाषा समझ में आई। संयुक्त उपक्रम का मतलब जब दो उपक्रम साथ में मिलकर कार्य करना चाहते हैं तो इस प्रकार के उपक्रमों को संयुक्त उपक्रम कहा जाता है, जो समान उद्देश्य और पारस्परिक लाभों के लिए एकत्रित हुए हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य क्या है? पारस्परिक लाभों को आपस में बांटना। एक और इसकी विशेषता, तो साझेदारी या संयुक्त उपक्रम करार के द्वारा अस्तित्व में आते हैं। इनको अपनी समस्त आवश्यकताओं को लिखित रूप में स्पष्ट करार में कर लेना चाहिए। संयुक्त उपक्रम किनके बीच में हो सकता है? ये निजी, सरकारी या विदेशी कंपनियां हो सकती हैं। इसके पश्चात संयुक्त उपक्रम लोचपूर्ण होते हैं। ये अपनी आवश्यकताओं के अनुसार स्वयं को परिवर्तित कर सकते हैं। संयुक्त उपक्रमों के प्रकार। संयुक्त उपक्रम कई प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें से एक होता है संविदात्मक संयुक्त उपक्रम। संविदात्मक का मतलब, इसकी परिभाषा में हमने पढ़ा था कि संयुक्त उपक्रम अल्पकाल और दीर्घकालीन समय के लिए स्थापित किए जा सकते हैं, कि अगर ये चाहे तो किसी एक परियोजना के लिए भी संयुक्त उपक्रम की स्थापना कर सकते हैं। जिस दिन वो परियोजना पूर्ण हो जाएगी उस दिन संयुक्त उपक्रम स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार के संयुक्त उपक्रम जो किसी कार्य के लिए या किसी विशेष परियोजनाओं की पूर्ति के लिए जुड़ते हैं, उन्हें हम संविदात्मक संयुक्त उपक्रम कहते हैं। तो संविदात्मक संयुक्त उपक्रम में संयुक्त स्वामित्व वाली एक नई इकाई का निर्माण नहीं किया जाता है, या साथ केवल कार्य करने का एक समझौता होता है। वे व्यवसाय में स्वामित्व को नहीं बांटते, बल्कि संयुक्त उपक्रम में नियंत्रण के कुछ तत्वों का उपयोग करते हैं। फ्रेंचाइजी संबंध संविदात्मक संयुक्त उपक्रम का एक प्रारूप है। जो फ्रेंचाइजी होता है वो इसका बहुत बड़ा एक उदाहरण है। तो इसमें समझना है संविदात्मक जो संयुक्त उपक्रम है उसमें वास्तविक रूप में दो उपक्रम आपस में किसी एक नई इकाई का निर्माण नहीं कर रहे हैं, यानी कि वो किसी नए व्यवसाय का प्रारंभ नहीं करते, अपितु वो साथ कार्य करने का एक समझौता करते हैं। वे व्यवसाय में स्वामित्व को नहीं बांटते, यानी कि एक व्यवसाय दूसरे व्यवसाय को अपनी ओनरशिप नहीं दे रहा है, बल्कि नियंत्रण के कुछ तत्वों का उपयोग करते हैं। फ्रेंचाइजी बहुत पॉपुलर वर्ड है कि हमने इसकी फ्रेंचाइजी ले रखी है। फ्रेंचाइजी का मतलब जब कोई बड़ा उपक्रम या कोई उपक्रम अपने नाम का या अपने उत्पादों का उपयोग करने का अधिकार कुछ नियम एवं शर्तों के साथ किसी अन्य उपक्रम को दे देता है, तो उसको फ्रेंचाइजी कहा जाता है। कि हम उस व्यवसाय के नाम का उपयोग कर सकते हैं, उसके उत्पादों का उपयोग कर सकते हैं,
उसके नाम से व्यवसाय कर सकते हैं, उसके नाम से उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का क्रय विक्रय कर सकते हैं, परंतु हम उस व्यवसाय के ना तो स्वामी हैं और ना ही हमारा व्यवसाय उसके साथ में सम्मिलित है। तो ये स्वरूप कहलाता है फ्रेंचाइजी। जब हमने किसी भी व्यवसाय के नाम का उपयोग करने का अधिकार, उसके उत्पादों को विक्रय करने का अधिकार कुछ नियम एवं शर्तों के साथ में प्राप्त कर रखा है। वर्तमान समय में फ्रेंचाइजी एक अत्यधिक लोकप्रिय उपक्रम है जिसके द्वारा व्यवसाय का संचालन किया जाता है और बहुराष्ट्रीय कंपनी के उत्पादों का विक्रय किया जा रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में फ्रेंचाइजी का आजकल एक मुख्य स्थान है। यह अत्यधिक लोकप्रिय व्यवसाय है जिसके अंदर कम जोखिम होता है और लाभ प्राप्त करने की संभावनाएं अधिक होती हैं। तो संविदात्मक संयुक्त उपक्रम का कंसेप्ट समझ में आया, जिसमें वास्तविक रूप में दो उपक्रम सम्मिलित नहीं हो रहे हैं और ना ही किसी नई इकाई का निर्माण किया जा रहा है। इसमें सिर्फ एक समझौता किया जाता है जिसके आधार पर कुछ नियंत्रण के तत्वों का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे स्वामित्व को भी नहीं बांटा जाता है। इसका कोई अच्छा उदाहरण है फ्रेंचाइजी। संविदात्मक उपकरणों के समान ही इसका एक और मुख्य उपकरण होते हैं। अन्य उपकरण को समझने से पहले इसकी कुछ विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इसमें दो अथवा दो से अधिक पक्षों का एक समान इच्छा होता है, यानी इच्छा होती है, जो व्यावसायिक उपकरण को चलाना चाहते हैं। इनका एक समान स्टार्ट होता है, यानी एक समान उद्देश्य होता है, वो होता है व्यावसायिक उपकरण को चलाना। तो सबसे पहला इनका जो उद्देश्य है कि दो या दो से अधिक पक्ष सामान्यतः किस उद्देश्य के लिए आ रहे हैं? किसी व्यवसाय को चलाने के लिए। अगर कोई उपकरण व्यवसाय को चलाने के अतिरिक्त अन्य किसी उद्देश्य से साथ में आते हैं तो उसको संयुक्त उपकरण नहीं कहा जाएगा। इसमें प्रत्येक पक्ष की कुछ निर्दिष्टियां होती हैं। दोनों पक्ष उपकरण पर कुछ नियंत्रण रखते हैं। यहाँ लेन देन का संबंध नहीं बल्कि तुलनात्मक रूप से दीर्घकालिक होता है। जो इसकी परिभाषा में हमने पढ़ा वहीं से इसके मुख्य तत्व निकल कर आए कि व्यवसाय को उपकरण को चलाना, कुछ निर्दिष्टियां होती हैं यानी कुछ नियंत्रण लाना, और ये लेन देन का संबंध नहीं होकर तुलनात्मक रूप से दीर्घकालीन के लिए किया गया एक समझौता होता है। समता पर आधारित संयुक्त उपकरण। समता पर आधारित संयुक्त उपकरण वह है जिसमें एक अलग व्यावसायिक इकाई जिसमें दो अथवा दो से अधिक पक्षों का संयुक्त स्वामित्व हो या निर्माण पक्षों के बीच में समझौता हो। व्यावसायिक इकाई का स्वरूप अलग अलग हो सकता है। कंपनी, साझेदारी, फर्म, ट्रस्ट, सीमित दायित्व की साझेदारी, फर्म, उपक्रम या पूंजी निवेश। समता पर आधारित का मतलब संविदात्मक संयुक्त उपकरणों से जस्ट विपरीत। इसके अंदर एक अलग व्यावसायिक इकाई का निर्माण होता है जिसमें दो पक्षों का संयुक्त स्वामित्व होगा। पक्षों के बीच में क्या होगा? एक समझौता होगा। व्यावसायिक इकाई का स्वरूप क्या हो सकता है? दो कंपनियां मिलकर के संयुक्त उपकरणों की स्थापना कर सकती हैं। दो साझेदारी व्यवसाय मिलकर के किसी संयुक्त उपकरण को स्थापित कर सकते हैं। ट्रस्ट मिलकर भी ज्वाइंट वेंचर्स को बना सकते हैं। सीमित दायित्व वाली साझेदारी या उपक्रम पूंजी निधि के द्वारा भी इनको बनाया जा सकता है। ज्वाइंट वेंचर में एक कंपनी और साझेदारी भी हो सकते हैं, परंतु ध्यान देने योग्य बात क्या है? ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसके अंदर दो उपक्रम आपस में मिलकर एक नई व्यावसायिक इकाई का निर्माण करते हैं
जिसमें इन दोनों का संयुक्त स्वामित्व होता है। उदाहरण के लिए हीरो और होंडा एक संयुक्त उपक्रम था, जहां पर दो कंपनियां साथ में मिली थी, हीरो और होंडा। आज के समय में ये दोनों कंपनियां वापस से अलग हो चुकी हैं, परंतु संयुक्त उपक्रम का ये बहुत बड़ा उदाहरण था। मारुति सुजुकी एक और उदाहरण है, जहां दो कंपनियां संयुक्त रूप से साथ में आई थी कार्य करने के लिए। तो संयुक्त उपक्रम का मतलब जब दो अलग अलग व्यावसायिक इकाइयां साथ में कार्य करने के लिए परस्पर अपने सहमति प्रदान करती हैं और किसी एक नई इकाई का निर्माण करती हैं, जिस पर स्वामित्व दोनों पक्षों का संयुक्त रूप से होता है। व्यावसायिक इकाइयां कौन सी हो सकती हैं? तो व्यावसायिक इकाइयों में कंपनी, साझेदारी फर्म, ट्रस्ट, सीमित दायित्व वाली साझेदारी फर्म या उपक्रम भी सम्मिलित किए गए हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों और संयुक्त उपक्रम, इनके अपने कुछ लाभ होते हैं। तो सबसे पहला इनका लाभ है संसाधन एवं क्षमता में वृद्धि। जब भी हम संयुक्त उपक्रमों को स्थापित करते हैं तो इसका मुख्य लाभ होता है संसाधन और क्षमता में वृद्धि। प्रत्येक व्यवसाय के अपने संसाधन सीमित होते हैं, परंतु जब दो व्यावसायिक इकाइयां साथ में सम्मिलित होती हैं तो उनके संसाधन और क्षमता में अत्यधिक वृद्धि होती है। दोनों की पूंजी में वृद्धि होती है और कर्मचारियों की कार्य क्षमता में भी वृद्धि आती है। नए बाजार और वितरण तंत्र के लाभ प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों उपक्रमों के अपने स्वयं के बाजार और वितरण क्षेत्र होते हैं। जब दो व्यवसाय संयुक्त हो जाते हैं तो दोनों ही बाजारों पर एक स्वामित्व का नियंत्रण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें नए बाजार के लाभ प्राप्त होते हैं। तकनीकी लाभ, संयुक्त उपक्रमों के द्वारा नई नई तकनीकों का विकास किया जाता है तथा एक दूसरे की व्यवसाय की तकनीकों का आदान प्रदान किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप संयुक्त उपक्रमों को नई तकनीकों के लाभ प्राप्त होने लगते हैं। नवीनता, संयुक्त उपक्रमों के द्वारा नए उत्पादों का आविष्कार किया जाता है। शोध एवं संसाधन, शोध एवं अनुसंधान पर अत्यधिक धनराशि का व्यय किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप नई तकनीकों, नई वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना अत्यधिक सरल हो जाता है। उत्पादन की लागत में कमी, एकल उपक्रमों की तुलना में संयुक्त उपक्रमों के द्वारा उत्पादन बड़ी संख्या में किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन की लागत में कमी आती है। एक बात बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि हम जितनी ज़्यादा वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, हमारी उत्पादन की लागत उतनी ही कम आएगी तथा हमारे लाभ प्राप्त करने के संभावनाएं उतनी अत्यधिक बढ़ जाएंगी। तो संयुक्त उपक्रमों में वस्तुओं का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में करने के कारण उत्पादन की लागत में कमी आती है। और सबसे लास्ट जो इसका लाभ है वो है स्थापित ब्रांड का नाम। संयुक्त उपक्रमों के द्वारा वस्तुओं को ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। ये ब्रांड उपभोक्ताओं के मध्य अत्यधिक लोकप्रिय होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं का क्रय विक्रय करना सरल हो जाता है। विपणन की नीतियां बहुत अच्छे से तैयार की जा सकती हैं। तो ये समस्त लाभ प्राप्त होते हैं हमें संयुक्त उपक्रमों के माध्यम से। तो आज हमने दो टॉपिक्स के बारे में पढ़ा कि भूमंडलीय उपक्रम क्या होते हैं, भूमंडलीय उपक्रमों का मतलब जॉइंट वेंचर्स क्या होते हैं, क्या मल्टीनेशनल कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना कैसे की जाती है, इनसे हमें कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं। इसके साथ हमने एक और टॉपिक पढ़ा संयुक्त कंपनियां,
या संयुक्त उपक्रम, ज्वाइंट वेंचर्स, ज्वाइंट वेंचर से हमें कौन कौन से लाभ हो सकते हैं या ये किस किस प्रकार के हो सकते हैं। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं जल्द से जल्द उनको सॉल्व करने का ट्राई करूँगी। और इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए, हम और भी बहुत सारे टॉपिक्स पर आगे पढ़ाई करेंगे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।